वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु का जीवन परिचय। अरस्तु एक महान राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में अध्ययन के पश्चात कि अरस्तु जो है वह राज्य को क्या मानता है, कि अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है। क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले घोषणा की थी कि जो है मानव एक राजनीतिक प्राणी है, मैन इज़ ए पॉलिटिकल एनिमल, और राज्य के अभाव में व्यक्ति का रहना संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसे राज्य की आवश्यकता नहीं है, वह अरस्तु के अनुसार या तो महामानव है, देवता है, या फिर वह राक्षस है। अगर मानव है तो उसके लिए राज्य आवश्यक है। इसलिए हम अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे कि अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व कैसे आया और राज्य क्यों बना हुआ है और राज्य के प्रमुख कार्य क्या हैं। क्योंकि सबसे पहले कि अरस्तु का जब हम अध्ययन करते हैं तो अरस्तु हमें जो मैक्सी कहता है कि प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। क्योंकि इसने राजनीति विज्ञान का अध्ययन यथार्थवाद के आधार पर किया। अरस्तु का जो पहले की तरह जो मानना था कि राज्य एक उस समझौते का परिणाम है या राज्य का व्यक्ति के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, इन सभी चीज़ों का अरस्तु के द्वारा खंडन किया गया है। क्योंकि अरस्तु के अनुसार राज्य जो है वह एक आत्मनिर्भर इकाई है। या राज्य का आरंभ कैसे होता है अरस्तु के अनुसार? अरस्तु कहता है कि राज्य जो है वह व्यक्तियों से मिलकर बना है, गांवों से मिलकर बना है, समुदाय से मिलकर बना है। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्तियों की आवश्यकता के लिए अस्तित्व में आया है और उसके सद्जीवन के लिए बना हुआ है। इसलिए राज्य आवश्यकता का परिणाम मानता है अरस्तु, और व्यक्ति के सद्जीवन के लिए इसका बना रहना आवश्यक है। इसलिए क्योंकि राज्य के संदर्भ में जब अरस्तु बात करता है तो वह अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर इसका विवेचन भी करता है, और इसके अंतर्गत वह मानता है कि राज्य का स्वरूप वह जैविक मानता है, कि और उसकी मानव के शरीर से तुलना करता है कि जिस प्रकार मानव है, मानव के शरीर के विभिन्न अंग हैं, आँख है, नाक है, कान है, हाथ हैं, पैर हैं, ये सभी मिलकर एक मानव के शरीर की रचना करते हैं। इसी प्रकार राज्य के भी विभिन्न अंग और विभिन्न संस्थाएं हैं, वे राज्य का निर्माण करती हैं। अगर मानव के शरीर का कोई एक अंग काम करना बंद कर देता है तो मानव के शरीर की संपूर्णता नहीं रह पाती। इसी प्रकार राज्य की भी अगर कोई एक संस्था अपना काम करना बंद कर देती है तो राज्य का भी समुचित रूप से विकास होना संभव नहीं है। इसलिए जो अरस्तु है वह राज्य की उत्पत्ति के संबंध में इसका क्रमिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि सर्वप्रथम कि राज्य क्या है, परिवार का अंग है। कि सर्वप्रथम क्या अस्तित्व में है? परिवार अस्तित्व में है। कि परिवार में क्या है? मालिक है, उसकी पत्नी है, संतान है और दास है। कि सभी मिलकर राज्य का और मालिक क्या है? आदेश देता है। तो जिस प्रकार राज्य आदेश देता है वैसे ही मालिक। तो परिवार है, लेकिन इस एक परिवार के द्वारा अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। इसलिए जो विभिन्न परिवार, बहुत सारे परिवार जो हैं, ये परिवार जो है पहली स्टेज है, ये मिलकर एक गांव का निर्माण करते हैं। लेकिन एक गांव जो है उसमें भी व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। इसलिए व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं को देखते हुए जो ये विभिन्न गांव हैं, ये विभिन्न गांव मिलकर एक समुदाय का, एक राज्य का निर्माण करते हैं। अब इस राज्य में व्यक्ति की संपूर्ण आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति की जा सकती है। यह राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था बन सकता है। इसलिए अरस्तु के अनुसार राज्य का विकास या राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? कि व्यक्ति के जो परिवार हैं, परिवारों ने मिलकर गांव बनाया, गांव से मिलकर एक समुदाय बना या नगर राज्य बना। और ये किस लिए? कि व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। क्योंकि
एक परिवार है, उसमें व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। हाँ, एक राज्य तक आते आते वह एक आत्मनिर्भर समुदाय हो सकता है। इसलिए अरस्तु का मानना है कि राज्य क्यों अस्तित्व में आया, कि राज्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आया। वो राज्य क्यों बना हुआ है? राज्य बना हुआ व्यक्ति के सद्जीवन के लिए बना हुआ है। अगर हम माने कि व्यक्ति ने राज्य का निर्माण किया और राज्य बना हुआ है, तो इसी प्रकार बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मानव के अलावा, कि अगर हम देखें जानवर हैं या व्यभिचारी जो जनजातियां हैं, वे भी मिलकर एक राज्य का निर्माण कर सकती हैं, लेकिन वे सद्जीवन के लिए वह राज्य बना नहीं रह सकता है। मानव क्या है? एक विवेकशील प्राणी है, उसके अंदर अपने विवेक के आधार पर वह निर्णय करता है। मानव एक जो बौद्धिक और नैतिक विकास करना चाहता है, इसके लिए वह क्या? सद्जीवन की इच्छा रखता है, और राज्य का निर्माण व्यक्ति की आवश्यकता के लिए होता है। अब इसके साथ साथ कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है वह अपने सोच के अंदर, अपने विकास के अंदर उसे किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उसका निर्णय करता है, और उन विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के द्वारा की जा सकती है। इसलिए अपनी सोच के आधार पर उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, अपने बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए यह राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। और जैसा कि बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, या जो बहुत प्रसिद्ध अरस्तु का कथन है कि मानव एक राजनीतिक प्राणी है, कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। तो इसलिए क्या? और वह राज्य में ही निवास कर सकता है। इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन जो अरस्तु है, इसका ये मानना है। इसके अलावा कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय भी है, कि सर्वोच्च समुदाय किस हिसाब से, कि जो राज्य है उसके अंदर अनेक प्रकार के समुदाय हैं, आर्थिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, इसके अलावा जो धार्मिक आधार पर हैं। तो ये सभी समुदाय राज्य के अंदर निवास कर सकते हैं, और अपना विकास भी राज्य के अंदर ही ये कर सकते हैं, कि विभिन्न समुदाय मिलकर जो राज्य रूपी वृहद समुदाय है उसके अंदर रह सकते हैं। और इसके अलावा जो अरस्तु है वह नगर राज्यों को, कि श्रेष्ठ समुदाय कौन सा है? नगर राज्य। और क्योंकि अरस्तु एक यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है, राजनीतिक वैज्ञानिक है, और इसका ये मानना है, और क्योंकि प्राचीन समय में छोटे छोटे यूनान के नगर राज्य विद्यमान थे, कि जब हम परिभाषा भी करते हैं राजनीति विज्ञान की, पॉलिटिक्स की, या पोलिस के रूप में, पोलिस जिसका अर्थ है सिटी स्टेट, कि यूनान के छोटे छोटे नगर राज्यों की शासन व्यवस्था का अध्ययन पॉलिटिक्स है। इसलिए अरस्तु का जो है, यद्यपि हम देखते हैं कि जो सिकंदर का पिता था, जो सम्राट फिलिप था, उसने यूनान को मिलाकर एक वृहद साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, एक राष्ट्र की। लेकिन इसके बावजूद भी अरस्तु का मानना है कि नगर राज्य जो है वही सर्वोच्च समुदाय है, या सर्वोच्च राज्य की संगठन है, आत्मनिर्भरता की इकाई है। इसलिए अरस्तु का राज्य के संबंध में, कि राज्य क्या है, राज्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आया और उसके सज्जीवन के लिए बना हुआ है। दूसरा, कि राज्य का विकास कैसे हुआ? विकास विभिन्न प्रकार की स्टेजेज हैं, गांव हैं, कुल हैं, और उसके बाद समुदाय है, और फिर राज्य है, कि ऐसे इसका विकास हुआ। इसके बाद कि इस अरस्तु के राज्य की विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि जो हम अरस्तु के राज्य का अध्ययन कर रहे हैं, उसका जो ग्रंथ है द पॉलिटिक्स, उसमें विस्तार से इसने राज्य के बारे में वर्णन किया है। और ये कब किया है? अब से 2500 वर्ष पहले। और जितना विस्तार से किया है वह राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए अनुपम देन है, क्योंकि अब तक
2500 अब से लेकर 2500 साल पहले तक का जो वर्णन किया है राज्य के बारे में अरस्तु के द्वारा, उसे हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर उपयुक्त मानते हैं। इसलिए अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अत्यधिक महत्व है। अब कि अरस्तु ने राज्य की क्या विशेषताएं बताई हैं, कि सबसे पहला कि राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है, कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, कि इट इज़ नेचुरल, प्राकृतिक कैसे कि परिवार एक प्राकृतिक संस्था परिवार है, और जिस प्रकार परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है वैसे ही जो राज्य है वह भी एक प्राकृतिक संस्था है या प्राकृतिक संगठन है। दूसरा कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, कि राज्य से पहले व्यक्ति अस्तित्व में आया या राज्य अस्तित्व में आया, उसका अध्ययन करते हैं जब हम, तो ये पाते हैं कि जब व्यक्ति की सोच जो है कि उसे किन किन चीज़ों वस्तुओं की आवश्यकता है उसकी पूर्ति राज्य के द्वारा की जा सकती है। तो राज्य क्या है, व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। तीसरा जो मान के चलते हैं कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है, कि समुदायों का समुदाय है, कि विभिन्न प्रकार के जो समुदाय हैं वे मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं। इसके अलावा कि राज्य जो है वह उसका स्वरूप जैविक है, कि जो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट जो है वह अरस्तु के द्वारा दी गई है, कि जैसे मानव के शरीर का विकास हुआ, अंगों का विकास हुआ, वैसे ही राज्य का राज्य। इसके अलावा कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है, कि राज्य क्यों अस्तित्व में है, व्यक्ति की आत्मनिर्भरता। और आत्मनिर्भरता क्या है, आत्मनिर्भरता है व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना, या दूसरी तरफ हम कहें किसी वस्तु का अभाव न होना, अरस्तु ने आत्मनिर्भरता के अंतर्गत माना है। अब इस आत्मनिर्भरता में वह अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं उन्हें सम्मिलित करता है, और वो राज्य के द्वारा ही, राज्य विभिन्नता में एकता का संदेश है, कि राज्य में क्या है, अनेक प्रकार के संगठन हैं, अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं, उन समस्त संस्थाओं का विकास यहाँ हो सकता है, और उनके द्वारा इस विभिन्नताओं में एकता की जो बाकी, जैसे अरस्तु का मानना कि एक सुंदर जो चित्र है उसका निर्माण विभिन्न अंगों के द्वारा ही संभव है, तो इसी प्रकार एक अच्छे राज्य का निर्माण क्या है, विभिन्नताओं के आधार पर ही इसका निर्माण हो सकता है। इसके अलावा कि अरस्तु का मानना है कि राज्य विकास का परिणाम है। इसके अलावा कि अरस्तु मानकर चलता है कि राज्य संविधान पर आधारित है, क्योंकि अरस्तु को हम संविधानवाद का जनक भी कहते हैं, कि अरस्तु के अनुसार राज्य को क्या है, संविधान के अनुसार चलना है। इसके अलावा अगर राज्य के संबंध में हम बात करें कि राज्य और शासन के अंदर भेद करता है, अरस्तु के द्वारा राज्य और शासन में भेद किया गया है, कि राज्य करने वाले लोग और शासित होने वाले लोग, कि राज्य कौन करेगा, नागरिक करेंगे। इसके अलावा इन राज्य संबंधी की राज्य कैसे उत्पत्ति हुई, राज्य सर्वोच्च समुदाय है, प्राकृतिक संस्था है, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, राज्य क्या है, इसका जैविक विकास का स्वरूप है। इसके अलावा इसने कि राज्य व्यक्ति के लिए क्या करे, कि उसे विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की आत्मनिर्भर बनाए, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। दूसरा, वह राज्य का कार्य क्या है, कि वह व्यक्ति को जो शिक्षा का प्रदान करने का, राज्य का क्या कार्य है, व्यक्ति उसके समस्त नागरिकों को अवकाश प्रदान करे। इस प्रकार राज्य के संबंध में अरस्तु के जब विचारों का हम अध्ययन करते हैं तो उसमें राज्य को यह एक आधुनिक स्वरूप प्रदान करता है, और इस आधुनिक स्वरूप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं बताता है कि ये जो कार्य हैं राज्य के द्वारा किए जाने हैं। इसलिए अरस्तु एक, जिसे राजनीति विज्ञान का जनक हम कहें, अरस्तु एक महान राजनीतिक वैज्ञानिक है। वह राज्य को व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक कड़ी के रूप में देखता है।
कि व्यक्ति का समग्र विकास कहाँ संभव है? राज्य में। और राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि उसे राज्य की आवश्यकता नहीं है, तो वो तो या तो देवता है या फिर राक्षस है, ऐसा अरस्तू का मानना है। तो आज हम जो अपने इसमें अध्ययन में अरस्तू के राज्य संबंधी जो विचार हैं कि राज्य की विशेषताएं क्या रही हैं, राज्य के द्वारा क्या कार्य किए जाने हैं, उन्हीं का अध्ययन हम करेंगे। अब इसके पश्चात हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें कि अरस्तू ने राज्य के साथ साथ जो संविधानों का जो वर्गीकरण किया है, किस आधार पर किया है और कैसे उसने इसको वैज्ञानिक आधार पर, तुलनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर उसे संविधानवाद का हम जनक भी कहते हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज करें। ओके, थैंक्स।